चलिए, तो हम लोग अभी सिखा रहे हैं आपको है जिस टॉपिक पर काम करेंगे वो टॉपिक है सॉल्विंग। सॉल्विंग मीन्स टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्विंग मीन्स क्या? टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी एक और डिग्री भी एक, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस चैप्टर में हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेथड है जिस पर हम लोग काम करेंगे अभी, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे आसान जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्लास 10th में याद होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था आपके पास, x + y = 2 और x - y = 6। तो इसको सॉल्व करने का वहां भी 3 तरीका था, याद है? एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे यहाँ भी 3 तरीका है, जिसमें से पहला तरीका हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, सबसे आसान है। ठीक है, और इसी तरीका का यूज करके तीनों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड नाम ही इसका है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को सेपरेट करना। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वो पहला क्वेश्चन सब लिखोगे, आसान है। देखो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ differential equation dy by dx equal to x plus 1 by 2 minus y। लिख लिया ना इसको? इसका निकालना क्या हम लोग का है जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान देना आप, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये वास्तविक में डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि डेरिवेटिव है यहाँ पे किसी फंक्शन का, वो फंक्शन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में कभी भी dy by dx रहेगा क्या? जितना भी आप देखें सॉल्यूशन, उसमें कभी भी dy by dx का टर्म था क्या? नहीं था। मतलब इसको रिमूव करना है। dy by dx तभी हटेगा जब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल बात। इसका मतलब कि सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट dy by dx को कभी नहीं करेंगे। इंटीग्रेट जब भी करते हैं, याद होगा आप लोग को, dy के रेस्पेक्ट में करते हैं या dx के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसका मतलब dy और dx को सेपरेट करना पड़ेगा। dy और dx को सेपरेट करना है, इसीलिए नाम पड़ा वेरिएबल सेपरेबल। मींस वेरिएबल को सेपरेट करो। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो साथ कीजिए, y के साथ y को कर लिए। देखो, y के साथ y को कर लिए और x के साथ x को कर लिए। मींस x के साथ x को आपने सेपरेट कर लिया और y के साथ y को सेपरेट कर लिया। नाम पड़ा इसलिए इसका वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सेपरेट क्यों किए? इंटीग्रेट करने के लिए। तो इंटीग्रेट करना है किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ना, तो x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया, है ना? अलग हो गया नहीं? जिस रूल से अलग किए उस रूल का नाम आपको सिर्फ बोल देते हैं, पढ़ना भी नहीं है। जिस तरह से उसको हम सेपरेट किए, तोड़ दिए, डिवाइड अलग अलग कर लिए, उस रूल को कहते हैं लीबनिज रूल। लीबनिज रूल पढ़ना आपको रिलेशन में है, जो कहता है कि आप अगर dy by dx दिया गया है इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, इसको 4dy इक्वल टू 3/3dx कर सकते हो। मतलब dy और dx को सेपरेट कर सकते हो जिस रूल से, उसका नाम है लीबनिज रूल। ठीक है, चलिए, जब भी आपको सेपरेट करना हो लीबनिज रूल का। और फिर सॉल्यूशन निकालना किसका है? तो फर्स्ट ऑर्डर का। बिल्कुल, इसका ऑर्डर फर्स्ट है कि नहीं है? ऑर्डर फर्स्ट है। डिग्री भी क्या है इसका? एक ही है। जब भी आपको निकालने के सॉल्यूशन क्लास 12th में, तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा और फर्स्ट डिग्री का होगा। ठीक है, तभी निकल पाएगा। सबसे फर्स्ट तरीका वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल तुम सेपरेट कर पा रहे हो तो सही है, नहीं कर पा रहे तो एक और तरीका उसके बाद पढ़ाना आपको। ठीक है, अगर वेरिएबल इजीली सेपरेट हो गया, मान लो यहाँ था एक्स वाई, यहाँ वाई स्क्वायर, तो क्या वेरिएबल को तुम, एक मिनट, मान लो एक्स वाई यहाँ था आपके पास 2 + xy, तो क्या वेरिएबल को सेपरेट कर पाते? नहीं कर पाते। यहाँ पर भी करेंगे x आ जाएगा, यहाँ पर x नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। और जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा सिंपली में, तो हम लोग को जिस भी तरीका का अपनाना पड़ेगा, उसका नाम उसके बाद आएगा
जिसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, उसका अलग रूल है। ठीक है, वेरिएबल अगर स्मूथली सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट करके आप इससे बना सकते हो, नहीं तो फिर और तरीका इसके बाद पढ़ना है। चलिए, तो यहां तक ना फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट डिग्री भी है, वेरिएबल सेपरेट भी हो गया, वेरिएबल सेपरेट से बनने को तैयार है। सेपरेट क्यों किए? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्यों किए? डीवाई को डीएक्स रिमूव करना है, क्योंकि सॉल्यूशन में कभी भी डीवाई बाय डीएक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगेन अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो कहोगे सर 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रल्स। ठीक है, कर दिया, सही है। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्यों किए? डी वाई और डी एक्स रिमूव करने पर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 नहीं होगा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, दिक्कत है तो मैं फिर 2 डी वाई कहेंगे माइनस वाई डी वाई कहेंगे इक्वल टू एक्स डी एक्स कहेंगे प्लस डी एक्स कहेंगे। 2 बाहर रहेगा, डी वाई का वाई हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर बाय 2 होगा इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा और dx का x निकालना है। कौन सा आपको करना है? जनरल सॉल्यूशन। याद होगा जनरल सॉल्यूशन में क्या रहता था? आर्बिट्री कांस्टेंट रहता था, पता है ना? आर्बिट्री कांस्टेंट को a b c दिखाते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ऐसे भी आप प्लस सी करते हैं ना, तो प्लस सी इस तरफ करें कि इस तरफ करें कि दोनों तरफ करें? मान लो इस तरफ भी लगा दिए c1 और इस तरफ लगा दिए c2। यहां भी इंटीग्रेट किए हैं, यहां भी इंटीग्रेट किए हैं, तो इस दोनों का जो कांस्टेंट आया होगा उसको जोड़े से बड़ा c2 मिला। इस दोनों का जो कांस्टेंट आया जोड़े क्या c1 मिला। अब यहां पर 2i इसका भी है कांस्टेंट, इसका भी है कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। मान लो नेक्स्ट कांस्टेंट मिला c2, इस दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कांस्टेंट मिला c1। c1 के साथ c2 करेंगे तो क्या बनेगा? y स्क्वायर बाय 2 रह गया इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 रह गया प्लस x रह गया प्लस क्या c1 माइनस c2 आएगा ना। इस पूरे को फिर कांस्टेंट कहेंगे, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेंगे? c, कैपिटल C मान लेंगे। मतलब कांस्टेंट को सिंगल टर्म में ही दिखाना है हमेशा जनरल सॉल्यूशन में, ना कि बहुत सारे टर्म में, कैपिटल C में। दिस इज योर आंसर। और हमेशा प्रयास करना कि जो लास्ट कांस्टेंट होगा वो x के साथ हो, x के ही साथ हो। ठीक है, याद है ना क्या बोले? तो ये तरीका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको इस तरह से यूज करके आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ C1 C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने लिख दिया आपको हम। आपका यहाँ पर सिर्फ ये हट जाएगा, लास्ट में क्या कर दिए? x की तरफ C कर दो। ठीक है, ये सब उतना करना नहीं है, पर सिखाने के पर्पज से इतना किए, मेन आपका वही आंसर हो गया। जनरल सॉल्यूशन जब भी कहेगा, अच्छा इसमें कांस्टेंट एक ही बोलो क्यों है? इसमें कांस्टेंट एक क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर एक ही है। पढ़ा है आपको, ऑर्डर एक है, कांस्टेंट भी एक ही है। और आपको पढ़ना भी क्या? फर्स्ट ऑर्डर का, इसीलिए हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा, 2 कांस्टेंट नहीं रहेगा। of the equation dy by dx equal to 1 plus y का स्क्वायर by 1 plus x का स्क्वायर। तो बनाइए खुद से, सभी ध्यान देना। फिर से एक बार देखो, x को मान लो तुमने ऐसे लिखा, सपोज करो कि dy बाय y के साथ किए, नीचे आ गया y, dx x के साथ के नीचे आ गया x, इंटीग्रेट कर लिए। ये फॉर्मूला किसका होता है? tan इनवर्स y का। ये फॉर्मूला किसका है? tan इनवर्स x का प्लस कांस्टेंट क्या है? सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, या फिर मान लो कांस्टेंट क्या करता? tan इनवर्स x को यहां छोड़ता, माइनस tan इनवर्स y करता, और c को इस तरफ लगा माइनस c होता ना, और माइनस c को फिर मान लिया क्या? कैपिटल C। तो भी इसका आंसर ये भी सही। मतलब बहुत तरह से आंसर बन सकता है, क्योंकि कांस्टेंट आप कहीं भी रख सकते हैं सीधे। ठीक है, या इसको यहां मान लोगे C1, इसको मान लो मैं कैपिटल C, तो भी सही है। ठीक है, एक बात और यहां इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिखा देते हैं, इसका यूज भी आपको करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो, सपोज कीजिए दिया हुआ इस तरह से dy by dx
इक्वल टू 4 y बाय x, ठीक है। तो यहां तुम कहोगे dy बाय dx, dy बाय y कहोगे ना, इक्वल टू 4 dx बाय x कहोगे। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्यों? सेपरेट करने के बाद dy को dx को रिमूव करने के लिए। ये कितना हो गया? log y, ये 4 बाहर रहेगा ना, ये कितना? log x। जब इधर भी log है इधर भी log है, तो कांस्टेंट को भी क्या मानना है? log ही मानना है, ठीक है। क्यों? तो log c भी कांस्टेंट ही होगा, log 3 का मान को फिक्स है कि नहीं है? log c भी कांस्टेंट है। जब इस तरफ भी log इस तरफ भी log, उधर भी log मानोगे, ताकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। तो सर कैसे? देखो log y रह गया, इसको log x की पावर 4 कहेंगे, नहीं पढ़ा है? log a की पावर n को क्या कहते हैं? n log a बोलते हैं, n ऊपर चला गया, प्लस कितना? log c, फॉर्मूला क्या इसका हो गया? log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होगा? log a इनटू log कट गया, यहां से y का मान कितना आ गया? c x की पावर इवन सर आएगी। मतलब अगर इस तरफ भी log उस तरफ भी log रहेगा, तो कांस्टेंट log ही मानना पड़ेगा, ताकि सॉल्व तुमसे कर सके, ठीक है। इसका ध्यान रखोगे। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह का आप सेपरेट कीजिए। dy बाय कितना होगा? y का स्क्वायर इक्वल टू -4 x क्या होगा? dx। इंटीग्रेट किए बोथ साइड, सेपरेट करने के बाद स्मूथली सेपरेट हो गया, तो बनेगा इस तरीके से। नहीं हुआ तो नेक्स्ट तरीका पढ़ना, इसके बाद आपको y स्क्वायर ऊपर जाएगा, कितना बने? y पे पावर -2 dy, ठीक है। -4 बाहर आएगा, x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना? c। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। y स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 सही है। -2 प्लस 1 -1 होगा, -2 प्लस -1 होगा, इक्वल टू कितना हो गया? -2x स्क्वायर प्लस c, मतलब -1 बाय कितना? y हो गया, y इनवर्स है, उल्टा -y हो गया, इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। यह भी कौन सा मिला हमको? जनरल सब निकालना कौन सा है? पार्टिकुलर, मतलब c को रिमूव करना। c हटेगा कैसे? सिंपल है काफी। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू व्हाट? 1 दिया होगा ना, इसका मीन यही हुआ ना, इसका मीन वही हुआ। x का मान जहां है 0 पुट कीजिए, तो y का मान 1 आएगा। -1 बाय कितना हो गया? 1 इक्वल टू 2 इंटू कितना? 0 का स्क्वायर 0 प्लस c का मान c निकल गया आंसर। देयरफॉर कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज -1 बाय y इक्वल टू -2x स्क्वायर -1 इक्वल टू व्हाट? समझ आ गया ना, ठीक है। मतलब पार्टिकुलर तो जब भी कहे तो जनरल तक आना है, पहले c को रिप्लेस करना हो जो गिवन मान, उससे c का मान निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, find equation of curve passing through a point, -2, 3, given that slope of tangent at x, y is 2x by y का स्क्वायर, is 2x by y का स्क्वायर। इसका स्लोप निकालिए, स्लोप करते हैं। निकालना क्या है? सॉल्यूशन। चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब पढ़ाएं क्या होता है, वही कंसेप्ट यूज कीजिए, सबसे बिल्कुल बन जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? dy by dx। चलिए बनाइए खुद से इसको। चलो आवाज ध्यान देना, ध्यान दोगे? बात नहीं, सबसे बात नहीं ध्यान रहोगे। कर्व का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। स्लोप टेंजेंट का मतलब dy by dx होता है। वो क्या दिया हुआ है? 2x by y स्क्वायर। y को सेपरेट करने का मतलब y स्क्वायर dy, x को सेपरेट करने का मतलब 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। ये कितना होगा? y क्यूब बाय 3, ये 2 बाहर रहेगा ना, x स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना? c, 2 कट गया। अभी कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ एलसीएम लेने कोई काम नहीं है,
बस ऐड क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -2 और क्या दिया y का मान, y इक्वल टू 3 है ना, ये x का मान होता है और ये होता है y का मान। x का मान जहां जहां x वहां क्या -2 पुट करेंगे, जहां y वहां 3, y का मान 3 पुट करो, 3 का क्यूब 27, 27/3 9 आएगा, सही है। -2 का स्क्वायर 4, c का मान कितना आ गया 5, देखो आंसर क्या हो गया y³ / 3 इक्वल टू x² + 5। अब तुम एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि जब भी रहे पार्टिकुलर तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, जैसे वैसे छोड़ दो उसको पहले, और x y का मान पुट किए, c का मान निकालिए, वन से वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे। देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मिनट, फॉर्म नहीं, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी डी एक्स, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, find solution curve passing through, find solution curve passing through 1 - 1, find solution curve passing through 1, -1। चलो ध्यान दो यहां पर, देखो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास x + 2 इंटू वाई + 2, वाई को साथ करेंगे तो y बाई कितना होगा, y + 2 dy, x को साथ करेंगे तो x + 2 बाय x dx, सही है। चलिए यहां तो आराम से कर लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसलिए पढ़ाए थे, ऊपर भी पावर 1 है, नीचे पावर 1, एक डिवाइड करके बनता है नहीं, पर ऊपर जब पावर 1 से अधिक हो, ऊपर का पावर अगर नीचे के पावर से ज्यादा होता है तब भी डिवाइड करते हैं, बराबर रहेगा तब भी डिवाइड करते हैं, एक वो तरीका। या एक तरीका और है, +2 - 2 से कर लिए, ठीक है। +2 - 2 की इसको इससे सेपरेट करेंगे हम लोग, कट के कितना बचेगा यहाँ पर 1, माइनस कितना बनेगा 2 बाय y + 2 dy बन जाएगा आराम से। dy का y हो गया, dy का y नहीं हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, ये dy बाय क्या बनेगा y + 2, इसका log y + 2 हो जाएगा। इसमें अब इसमें सेपरेट कीजिए, x बाय x कितना होगा 1 और ये कितना हो गया 2/x dx बन जाएगा। इसमें भी कितना हो गया dx प्लस कितना 2 बाहर रहेगा 1/x dx, इसका log x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, ये log y + 2 हो जाएगा, इसका y होगा +c बन जाएगा। इसके ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री के जब भी बराबर हो तो प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा, ठीक है। और बड़ा रहेगा तो डिवाइड करना है, हालांकि डिवाइड करने से यही बन जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन, चारों में से कौन सही है और किसमें हो गुना में, ठीक है। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, दैट मींस dy/dx इक्वल टू पावर प्लस में है, इसका मतलब बेस जरूर सेम में होगा और गुना में होगा, ठीक है। चलिए dy के साथ y का टर्म कर लिए, dx के साथ x का टर्म कर लिए, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ey को भेज दिए ऊपर, -y हो गया, ex को यहीं छोड़ दिए, e पावर y क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही पढ़ा है ना, बट x नहीं कुछ और, ये तो पढ़ाए थे आपको y का कोफिशिएंट क्या -1 डिवाइड में -1 ना, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex प्लस कितना हो गया c, e - e पे पावर y इक्वल डी पे पावर x
प्लस सी। बोलिए यहां पर करना क्या पड़ेगा, सी को प्लस में छोड़िए, देखो सी को छोड़ रहे हैं प्लस में, ध्यान देना, e पावर माइनस वाई माइनस ई पे पावर एक्स इक्वल टू कितना हो गया सी ना, माइनस कॉमन निकालेंगे, e पे पावर एक्स प्लस e पे पावर माइनस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा सी, सी बचेगा ना, वो सी माइनस उस तरफ गया, मान लो सब C1 है, ठीक है, माइनस उस तरफ गया, जब माइनस जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस C1, माइनस C1 को क्या कहेंगे कैपिटल सी कहेंगे। ऑप्शन कौन सा ही है, ठीक है ना। चलिए इन सबको ध्यान रखिए, 9.4 खत्म करके अप्लाई कल। लॉग ई सिर्फ ई का 1 से 2 के बीच नहीं, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच ई काउंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। सब खत्म कर लोगे आज ना। डी वाई बाई डी एक्स को जिस रूल से तोड़े हैं, एनसीईआरटी में इसका डिस्कस किया है, जिस रूल से तोड़ते हैं इसका नाम है लीबनिज रूल। वो लिखा ही है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल लचीला है काफी है। देख कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अगर एक्स बाय वाई दिया हुआ है इतना फ्लेक्सिबल है, यहां से इसके साथ ये मर्ज कर जाएगा और एक्स के साथ मर्ज किया, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये टूट गया इससे, ठीक है। नाम ही दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज हाईली फ्लेक्सिबल, निकाल लीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, उसके बाद फिर ध्यान देना दूसरा जो आपको बोल रहा है, कल सबसे हम इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है। आप सभी याद करके आइए कि अब समय बहुत एकदम नहीं के बड़ा बचाव आप लोगों के पास, सही है कि नहीं है। टाइम मुश्किल से जो बिहार बोर्ड कैंडिडेट्स उसके लिए मात्र 20 या 25 दिन बचा हुआ नहीं है, किसका महीना है ना, हाँ है 28 पेज अभी आपके पास है, तो उस बीच में आपको तैयारी जम में करना पड़ेगा। सुन लो क्या, पहला इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है सबसे हम पूछेंगे, ठीक है। उसके लिए पेज नंबर आपको बोल देते हैं हम क्या करना है, सब कुछ एनसीईआरटी बुक में है, बस करना है आपको सिर्फ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा चाह कर भी आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पेज नंबर 355 सही करना, 55 से 55 56 57 बस 58 भी 55 56 57 सब फॉर्मूला नहीं, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ है, काम पढ़ना बस फॉर्मूला पढ़िए। 55 से 57 तक का सारा फॉर्मूला पहले आप लोग आज कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपसे हम इंटीग्रेशन का टेस्ट शुरू करेंगे शुरू से, ठीक है। एक बार एक और टेस्ट लेंगे, मान लो कि पहले आप लेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रल का, फिर डिफरेंशियल का लेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन पे आएंगे, 3 पार्ट में लेंगे इसका टेस्ट, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। और टेस्ट में एब्सेंट रहोगे तो आप समझिएगा, आप ज्यादा जवाब देंगे नहीं, एब्सेंट रहिए, आप जानिए लाभ आपको होगा, आपको ठीक है। आप शुरू करेंगे, टाइम कम बचा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का लास्ट चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद बचेगा प्रोबेबिलिटी सिर्फ, मैथ खत्म हो जाएगा फिर हम लोग। इससे तेजी में हम लोग अब रिवाइज शुरू कीजिए, बनाइए भी।